स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना लगभग सबके लिए एक विलन बना हुआ है। फिर चाहे साउथ चाइना सी में उसके दबदबे को लेकर अपने पड़ोसी देशों के साथ उसकी दुश्मनी हो, चाइना के डेट ट्रैप में फंसे देश हो, या फिर ग्लोबल डोमिनेंस को लेकर सुपर पावर नेशंस के साथ टसल, आज लगभग सभी चाइना को किसी न किसी लेवल पर अपना दुश्मन मान रहे हैं। और ये सभी नेशंस भी यही चाहते हैं कि चाइना का डाउनफॉल हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ चाहने भर से कहां कुछ होता है। देखा जाए तो बाहरी दुश्मन चाइना को कमजोर करने में कहीं न कहीं असफल ही साबित हुए। तो क्या इसका मतलब यह है कि चाइना के राइज को कोई रोक नहीं सकता? जी नहीं दोस्तों, एक शक्ति है जो चाइना के डाउनफॉल का कारण बन सकती है। लेकिन सवाल वही है कि वो शक्ति कौन सी है। दोस्तों, इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। दरअसल चीन के फॉल का रीजन खुद चाइना ही बनने जा रहा है। इतिहास भी गवाह रहा है कि बड़े बड़े एम्पायर्स एक्सटर्नल इन्वेजन्स की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से डिक्लाइन हुए, और ऐसा ही कुछ चाइना के साथ भी होने वाला है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे चाइना एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसे समझने से पहले आइए चाइना की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में सिविल वॉर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चाइना में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। 1927 से 1949 के बीच चाइना 22 साल लंबा सिविल वॉर देख चुका है। इस सिविल वॉर में चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को ताइवान तक ही सीमित होना पड़ा और मेनलैंड चाइना पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनी। दोस्तों, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना में आज भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही बनी हुई है। ऐसे में आइए इस घटनाक्रम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि चाइना की आज की सिचुएशन के तार कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जब बात कम्युनिज्म की आती है तो मार्क्स, लेनिन और माओ के नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आते। चाइना का सिविल वॉर माओ जेडोंग के लीडरशिप में ही शुरू हुआ। 1927 में माओ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे और मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडियोलॉजी के ही फॉलोअर थे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने इस आइडियोलॉजी में आर्म्ड इंसर्जेंसी यानी कि सैन्य विद्रोह को भी जोड़ा था, और इस तरह से माओइस्ट आइडियोलॉजी का जन्म हुआ। माओ ने चाइना की पब्लिक से कहा कि वहां की जमीनों पर असली हक फार्मर्स यानी कि उस पर मेहनत करने वाले वर्कर्स का है, ना कि लैंडलॉर्ड्स का। इसी आधार पर उन्होंने कुओमिंटांग गवर्नमेंट के खिलाफ चाइनीज पब्लिक को मास मोबिलाइज किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि कुओमिंटांग चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी थी, और माओ का आरोप था कि वो अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम अमीरों को देती है और निचले तबके के लोगों की उपेक्षा करती है। दोस्तों, माओ की बातों का असर ऐसा था कि पूरे चाइना में वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे, और अल्टीमेटली 1927 से माओ जेडोंग की आर्मी कुओमिंटांग के साथ स्ट्रेटेजिक वॉर में सामने आ गई। अल्टीमेटली इस लंबे सिविल वॉर के बाद रेवोल्यूशनरीज ने चाइना का तख्ता पलट कर दिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि आज की चाइनीज नेशन का उदय हुआ। दोस्तों, चाइना के लोगों का मानना है कि माओ की पॉलिसीज ने चाइना को विश्व की मुख्यधारा में लाकर खड़ा किया है। हालांकि अपनी साम्यवादी नीतियों के कारण 1970 तक चाइनीज इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से काफी पीछे रही। इसके बाद 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हुई और चाइना में एक और बदलाव की शुरुआत हुई। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चलें कि भले ही माओ ने ऑफिशियली चाइनीज प्रेसिडेंट का पद 1959 में छोड़ दिया था, लेकिन वो दूसरे महत्वपूर्ण पदों जैसे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन बने रहे, और इस तरह माओ अपनी डेथ तक चाइना के सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर चाइनीज पॉलिसीज पर कंट्रोल रखते रहे। दोस्तों, माओ के बाद चाइनीज पॉलिटिशियन और रिफॉर्मर्स डेन शियाओपिंग ने चाइना को बाजारवाद की तरफ चलने की दिशा दी, और इनका मानना था कि चाइना के डेवलपमेंट के लिए कुछ लोगों का अमीर होना बहुत जरूरी है। अपने विजन को पूरा करने के लिए इन्होंने चाइना के ऑफिशियल्स, बिजनेस क्लास और इंटेलेक्चुअल्स को साथ किया। हालांकि माना जाता है कि इन्होंने इस तरक्की के लिए करप्शन को एक पॉलिटिकल टूल की तरह अपनाया, जिसे कुछ चाइनीज स्कॉलर्स डर्टी सीक्रेट ऑफ डेंग्स पावर एंड हिज रिफॉर्म्स का नाम भी देते हैं। खैर, डेंग की स्ट्रेटजी का असर यह हुआ कि चाइना ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस बढ़ाए और चाइना की इकोनॉमी में जबरदस्त प्रोग्रेस हुई। दोस्तों, चाइना में दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स का उदय होने लगा, और चाइना अपनी मैन पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सबसे पावरफुल एक्सपोर्टर बन गया। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, बिजनेस क्लास का नेक्सस करप्शन को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता रहा, और इंटेलेक्चुअल्स इसे अपने लेखों में जस्टिफाई भी करते हैं। देखा जाए तो यह सिलसिला हो जिनटाओ के रूलिंग टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, और इन सारे डेवलपमेंट से सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती गई। दोस्तों, ऑफिशियली तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री ही है, पर मार्केट इकोनॉमी में इस तरह का इन्वॉल्वमेंट और बिलियनियर्स को मिल रहा प्रमोशन हार्डकोर माओइस्ट को पसंद नहीं आ रहा है।
देखा जाए तो आज उनमें एक आक्रोश है और उन्हें लगता है कि चाइना अपने आइडियल माओ जेडोंग के विचारों से विमुख हो गया है और फिर से निचले तबके की अनदेखी कर रहा है। दोस्तों, दूसरी ओर अमीरों का तबका भी रिसेंट सर्कमस्टेंसेस से खुश नहीं है और एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन रही है। और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे शी जिनपिंग की पॉलिसीज चाइना को सिविल वॉर के रास्ते पर आगे ले जा रही हैं। दोस्तों, चाइना की जो पिक्चर आज दुनिया के सामने आ रही है वो इसी ओर इशारा करती है कि चाइना में आज ना तो बिजनेस क्लास खुश है और ना ही लेबर क्लास। ये झलक भी मिलती है कि इंटेलेक्चुअल्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की आवाज को दबाया जा रहा है। साल 2012 में सत्ता में आने के तुरंत बाद शी जिनपिंग ने करप्शन के खिलाफ कड़े कदम उठाए और ये सुनने में ऐसा लगता है कि शी का ये कैंपेन चाइनीज सिस्टम को ठीक करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रयास में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और शी जिनपिंग की कार्यशैली इसे कटघरे में खड़ी करती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन एक्शंस के पीछे अगर नियत साफ होती तो चाइना की कोर्ट्स में प्रॉपर ट्रायल्स चलते और गिल्टी को सजा मिल रही होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके उलट जो भी व्यक्ति शी की पॉलिसीज के थोड़ा भी अगेंस्ट जाता है वो पब्लिक स्पेस से गायब हो जाता है। अगर वो वापस सामने भी आता है तो उसका एटीट्यूड बदला होता है या उस पर कोई फर्दर एक्शन ले लिया जाता है। दोस्तों, माना जा रहा है कि चाइना की सीक्रेट जेल्स में न जाने कितने ही लोगों की आवाज को कैद कर लिया गया है। कई बड़े नाम अचानक गायब हो गए या फिर बर्बाद हो गए। आइए कुछ ऐसे एग्जांपल्स पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोगों के इंस्पिरेशन रहे एंट ग्रुप और अलीबाबा के मालिक जैक मा ऐसे एक बिलियनियर हैं जो अचानक कुछ समय के लिए गायब हो गए। दरअसल उन्होंने साल 2020 की एक समिट में चाइनीज रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट बैंक्स के खिलाफ कुछ बोल दिया था और चाइनीज गवर्नमेंट को इसमें सुधार लाने की एडवाइस भी देती। माना जाता है कि ये बात शी की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई और उसके बाद अलीबाबा के फाउंडर जैक मा सीन से ही बाहर हो गए। ऐसा ही कुछ अजीब वहां के रियल एस्टेट लेजेंड हुई कायान, चाइना के वारेन बफेट कहे जाने वाले गुओ गुआंगझांग, रियल एस्टेट टाइकून रेन जिकियांग, चाइना की फेमस एक्ट्रेसेस फैन बिंगबिंग, मॉडर्न आर्टिस्ट एई वेईवेई, चाइनीज डील मेकर बाओ फैन, सीजियन ग्रुप के क्यू देजुन, लैंडिंग इंटरनेशनल के चेयरमैन यांग झिहुई और दोस्तों ऐसे ही तमाम और लोगों के साथ भी हुआ है। दोस्तों, माना जा रहा है कि सरकार के अंदर के लोग भी बचे नहीं। फॉर्मर इंटरपोल चीफ मेंग होंगवोई को भी करप्शन के आरोप में जेल हुई है। खबरें हैं कि करीब 10 लाख अधिकारियों पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर कार्रवाइयां करप्शन से ज्यादा विरोध को खत्म करने के लिए की जा रही हैं। दोस्तों, चाइना अपनी सीक्रेसी के लिए बहुत मशहूर है। ऐसा देखा गया है कि वहां की अधिकतर बातें दुनिया के सामने नहीं आ पाती। आपको याद होगा कि चाइना में कोविड-19 की खबरों को लेकर कैसे सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे थे और आखिर में पूरी दुनिया सिर्फ उतना ही जान पाई जितना कि चाइना ने दुनिया को दिखाया। आज जहां जीमेल, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी हुई है, वहीं ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना चाइनीज लोगों तक इनका एक्सेस ब्लॉक करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि विरोध की जितनी खबरें सामने आ रही हैं, विरोध का स्तर उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करती है, उसने चाइना को वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेलर ऑफ जर्नलिस्ट एंड प्रेस फ्रीडम एडवोकेट्स तक कहा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 नेशंस की लिस्ट में चाइना को 179th रैंक पर रखा गया है और दोस्तों चाइना इस इंडेक्स में सिर्फ नॉर्थ कोरिया से ही ऊपर है। दोस्तों, इसके अलावा ताइवान और मेनलैंड चाइना के बीच का रिफ्ट भी उसके पुराने सिविल वॉर का ही एक एक्सटेंशन माना जा रहा है। दरअसल चाइना अभी भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे मेनलैंड से यूनिफाई करने के एम्बिशंस रखता है। देखा जाए तो ताइवानी एयर स्पेस में मेनलैंड चाइना के एयरक्राफ्ट की गश्त लगातार बढ़ रही है और ताइवान आइलैंड के किनारे सेना को भी मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, आशंका है कि मुद्दा भी चाइना में बढ़ रहे असंतोष को हवा दे सकता है। अगर बात इंटेलेक्चुअल्स की करें तो उनमें से अधिकतर या तो जेल में है या उन्हें चाइना छोड़ना पड़ गया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी लगातार सप्रेस किया जा रहा है और कितने ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत जैसे बॉर्डरलैंड्स रीजन में शी जिनपिंग द्वारा चलाए जा रहे स्वीपिंग सिक्योरिटी क्रैकडाउन के खिलाफ यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और खबरें हैं कि शिनजियांग में उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ शी जिनपिंग जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं। इन्हें अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करने की फ्रीडम नहीं है, बल्कि इसकी उन्हें सजा दी जा रही है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल तिब्बत का भी है, जहां पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी शी जिनपिंग के निशाने पर है और हांगकांग में हम आए दिन प्रोटेस्ट की खबरें सुनते ही रहते हैं।
इस तरह से देखा जाए तो चाइना में रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या फिर एथनिक, कोई भी शी जिनपिंग के राज में खुश नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी काफी सख्त है और लोगों को इसे फॉलो करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसका आउटरीच लोगों को तब देखने को मिला है जब एक अपार्टमेंट में आग लगने से हुई मौतों को शी जिनपिंग किसी पॉलिसी का नतीजा बताया गया और हजारों की तादाद में लोग शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि चाइना में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के लिए कोई स्कोप नहीं है और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के अंदर हो या फिर बाहर, शी जिनपिंग के विरोधी बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, चाइना में बिजनेस क्लास डर रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट के कड़े नियमों के चलते ग्रोथ स्लो हो चुकी है। अर्बन एंड रूरल इनइक्वालिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है और देखा जाए तो अमेरिका के साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज पर भी चाइना की पॉलिसीज बहुत असर डाल रही हैं और चाइना के बढ़ते सेंसरशिप की वजह से चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज के रिश्ते भी पहले से कमजोर हुए। दोस्तों, हमें यह तो पता ही है कि चाइना के अपने बॉर्डर कंट्रीज के साथ रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। जापान और चाइना तो हमेशा से ही आमने सामने रहे। इंडिया से भी चाइना की टसल आजकल बढ़ी हुई है। ताइवान और साउथ चाइना सी के मुद्दे भी लगातार सुर्खियों में हैं और शी जिनपिंग लगातार अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाते जा रहे हैं और इन सभी के साथ क्लब होकर आंतरिक समस्याएं चाइना के लिए काफी डैमेजिंग रिजल्ट्स ला सकती हैं। दोस्तों, जिस तरह के हालात आज चाइना में हैं, उनसे एक सिविल वॉर की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब चाइना की जनता एक बार फिर से सड़कों पर होगी और इतिहास दोहराया जाएगा और शायद इस बार एक लॉन्ग मार्च चाइना में डेमोक्रेसी लाने के लिए किया जाए। लेकिन इस सब में एक कमी जो दिखाई देती है वो है एक लीडर की, क्योंकि बिना लीडर के आज तक कोई भी रेवोल्यूशन या फिर वॉर जीता नहीं गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो कौन होगा जो सिविल वॉर में चाइना के मासेस को लीड करता नजर आएगा। ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या चाइना और दुनिया को इसका जवाब मिल पाएगा या शी जिनपिंग ऐसे किसी लीडर को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देंगे और चाइना की जनता इसी तरह की तानाशाही में रहने को मजबूर होगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चाइना के दोबारा से सिविल वॉर में जाने के मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।